जरा तसव्वुर करें, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक दिन अचानक ये ऐलान कर दे कि ये मुल्क अब हमारा है, तुम्हारा नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां फैसले कानून, उसूल या इंसाफ से नहीं बल्कि धमकी, दबाव और पैसे की ताकत से किए जाते हैं। और फिर एक सवाल, अगर ये आज वेनेजुएला या ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है तो कल किसकी बारी होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकन फौज वेनेजुएला के कैपिटल पर हमला करती है और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह ताकत का ऐसा बेखौफ मुजाहरा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही कराकस की सड़कों से धुआं छटता है, व्हाइट हाउस की नजरें अचानक साउथ अमेरिका से हट जाती हैं और फोकस जाता है हजारों मील नॉर्थ की तरफ, एक बहुत बड़ा बर्फ से ढका हुआ आइलैंड जिसे लोग ग्रीनलैंड कहते हैं, जहां सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, जो अब खामोशी से एक खतरनाक आलमी खेल का मरकज बनता जा रहा है। कई सालों तक ग्रीनलैंड को दुनिया ने एक बर्फ से ढकी हुई वीरान जमीन समझा, एक ऐसा आइलैंड जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मुतालबा कर दिया कि अमेरिका अब ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। यानी अमेरिका ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहता है। और यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं। उस वक्त दुनिया ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया था। लोगों को लगा कि शायद ये ट्रंप की कोई रियल स्टेट फैंटेसी है। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहायत जरूरी है। दावा किया जा रहा है कि आर्कटिक में रूसी और चीनी जहाजों की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और डेनमार्क इतना ताकतवर नहीं कि इस आइलैंड की हिफाजत कर सके। अब सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड को किस मुल्क से खतरा है, बल्कि असल सवाल यह है कि इसकी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आखिर कौन सा मकसद हासिल किया जा रहा है और आखिर डेनमार्क का ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक है। यह सब समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ग्रीनलैंड असल में है क्या। यह कोई छोटा या गैर अहम जजीरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इतना वसी कि इसका एरिया जर्मनी से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। जियोग्राफिकली यह नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और कनाडा से इसका कम से कम फासला सिर्फ 16 किलोमीटर है। लेकिन सियासी तौर पर कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ग्रीनलैंड का ताल्लुक यूरोप से है। देखने में तो ग्रीनलैंड एक अलग और खुद मुख्तार इलाका लगता है, लेकिन हकीकत में यह अब भी किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर आता है। ग्रीनलैंड का अपना पार्लियामेंट है, अपनी गवर्नमेंट है जो एजुकेशन, सेहत और रोजमर्रा के इंटरनल अफेयर्स चलाती है। मगर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और करेंसी जैसे बड़े मामलात अभी भी डेनमार्क के हाथ में है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की इकॉनमी बड़ी हद तक डेनमार्क पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हर साल डेनमार्क की तरफ से मिलने वाली भारी इमदाद के बगैर इसका निजाम चल ही नहीं सकता। डेनमार्क हर साल तकरीबन 500 मिलियन यूरो ग्रीनलैंड को देता है, जो ग्रीनलैंड के कुल बजट का तकरीबन आधा हिस्सा है। यानी अगर यह पैसा रुक जाए तो इकॉनमी सीधे लफ्जों में जमीन बोस हो जाएगी। यह ताल्लुक 1721 में कॉलोनियलिज्म से शुरू हुआ, फिर 1979 में महदूद खुद मुख्तारी मिली और फिर 2009 में मजीद अख्तियारात मुंतकिल किए गए। मगर इस सब के बावजूद ग्रीनलैंड को मुकम्मल आज़ादी आज तक हासिल नहीं हो सकी। ग्रीनलैंड के लोग कानूनी तौर पर डेनिश शहरी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इस बर्फ से ढके हुए जजीरे को खरीदने में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तो इसकी वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक रीजन बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना तेजी से पिघल रहा है। बर्फ तेजी से खत्म हो रही है और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे एक नया समुद्र जन्म ले रहा है। जहां कभी इतनी मोटी बर्फ हुआ करती थी कि जहाजों का गुजरना नामुमकिन था, आज वहीं बर्फ के पिघलने के साथ नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। ऐसे रास्ते जो एशिया और यूरोप के दरमियान सफर का वक्त ड्रामाई हद तक कम कर सकते हैं। और इन बनने वाले समुद्री रास्तों में नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो कनाडा के पास से गुजरता है, जो इसे यूरोप और एशिया से जोड़ता है, इसलिए कनाडा इस रास्ते में खास दिलचस्पी रखता है। नॉर्दर्न सी रूट रूस के पास है। इस रास्ते से रूस यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत को कंट्रोल कर सकता है, जहाजों से फीस वसूल कर सकता है। ट्रांसपोलर सी रूट दरअसल चीन का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। चीन इस रास्ते के जरिए यूरोप तक अपनी तिजारत को तेज, सस्ता और महफूज बनाना चाहता है।
आज चीन जो रास्ता यूरोप के लिए इस्तेमाल करता है वो स्विस कनाल से गुजरता है, जिसमें तकरीबन 48 दिन लगते हैं। लेकिन अगर पोलर सी रूट खुल जाए तो ये सफर आधे वक्त में तय हो जाएगा, यानी जहां आज 48 दिन लगते हैं वहां कल को 24 दिन लगेंगे। अब सवाल यह है कि इन तमाम नए समुद्री रास्तों का ग्रीनलैंड से क्या ताल्लुक बनता है। हकीकत यह है कि तमाम रूट्स ग्रीनलैंड के करीब से गुजरते हैं या उसके आसपास बनते हैं। ग्रीनलैंड इन रास्तों के बिल्कुल दरमियान वाक़ है, यानी जो भी नए शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना चाहता है उसे ग्रीनलैंड के करीब मौजूद रहना होगा। इसलिए ग्रीनलैंड अचानक कोई आम बर्फानी जजीरा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहां से नई आलमी तजारत पर नजर रखी जा सकती है। ये समुद्री रास्ते तो आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बन रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नजर 150 साल पहले की है। ग्रीनलैंड को खरीदने की सबसे पहली कोशिश अमेरिका ने 1867 में की थी, और दिलचस्प बात यह है कि ये वही साल था जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, जो आज अमेरिका की एक बाकायदा स्टेट है। फिर 1946 में अमेरिका ने एक बार फिर कोशिश की। इस मरतबा डेनमार्क को $100 मिलियन सोने की सूरत में पेशकश की गई ताकि ग्रीनलैंड को खरीदा जा सके, लेकिन डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया। फिर 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट तय पाया, जिसके बाद अमेरिका को ग्रीनलैंड में फौजी अड्डे बनाने की इजाजत मिल गई। उस वक्त इस अड्डे का मकसद यह था कि सोवियत यूनियन की तरफ से आने वाले मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही डिटेक्ट किया जा सके। तो अब असल सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिकी फौज पहले ही ग्रीनलैंड में मौजूद है, अगर वहां फौजी अड्डे हैं और सिक्योरिटी का कंट्रोल पहले ही अमेरिका के हाथ में है, तो फिर वो ग्रीनलैंड को खरीदने पर इतना बजिद क्यों है? आखिर वो क्यों इस जजीरे को खरीदने के लिए नेटो अलायंस को खतरे में डालने तक तैयार नजर आता है? क्या यह सब सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है या इस बर्फ के नीचे कुछ और छुपा है? इस सब के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा मुल्क, खास तौर पर चीन, इस रीजन में अपना असर व रसूख कायम करे। 2017 में ग्रीनलैंड ने यह फैसला किया कि अगर इसे अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है तो इसे जदीद एयरपोर्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो कश्ती इस्तेमाल होती है या हेलीकॉप्टर। इसी मकसद के लिए ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, जहां चाइना ग्रीनलैंड को एयरपोर्ट बनाने में मदद की पेशकश करता है। लेकिन जैसे ही ये बात यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंचती है तो वाशिंगटन फौरन मुदाखलत करता है और डेनमार्क पर दबाव डाला जाता है कि वो खुद इस मंसूबे की फंडिंग करे, जिसका मकसद बिल्कुल साफ था। अमेरिका किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड में चीन की मौजूदगी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। और दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो कीमती मिनरल्स हैं जिनके बगैर आज की दुनिया का तसव्वुर मुमकिन नहीं। यही मिनरल्स मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार्स और जदीद हथियार बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हकीकत यह है कि मौसमियाती तब्दीली ग्रीनलैंड की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। जैसे जैसे बर्फ कम हो रही है वैसे वैसे जमीन के नीचे छुपे रिसोर्सेज तक पहुंचना आसान होता जा रहा है, और खुदाई और तलाश के अमल में वो रुकावटें नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थीं। और अमेरिकन माइनिंग इंडस्ट्री तो पहले ही ग्रीनलैंड के साहली इलाकों में ऐसे मुकामात की निशानदही कर चुकी है जिन्हें वो इंतहाई कीमती और आलमी मेयार के मादनी ज़खायर समझती है, जिनमें आयरन, यूरेनियम, कॉपर, सोना, हीरे और यहाँ तक के तेल और गैस के वसी ज़खायर होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिन्हें अब तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस की नज़र में ग्रीनलैंड कोई कौम, कोई कल्चर या कोई आइडेंटिटी नहीं, बल्कि 20 लाख स्क्वायर फुट पर फैला हुआ एक ऐसा रियल एस्टेट सौदा है जो एक बहुत बड़े खजाने के ऐन ऊपर बैठा है। यही वजह है कि अमेरिका अब ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 17 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने 8 यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क जैसे मुल्क शामिल हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी के एक वाज़ेह डेडलाइन भी दी गई है कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में कोई एग्रीमेंट तय ना पाया तो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% तक किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप का ये भी कहना है, We need Greenland for national security and even international security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. यानी अमेरिका किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड हासिल करके ही रहेगा और उसका इस मकसद से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। दूसरी तरफ डेनमार्क के साथ साथ जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स और फ्रांस ने तकरीबन 120 सोल्जर ग्रीनलैंड भेजे हैं। तो अब सवाल यह है कि 1 फरवरी की डेडलाइन के बाद क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी सूरत
ग्रीनलैंड के मामले से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड में ताकत का इस्तेमाल करेगा? और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल जन्म लेता है, फिर नेटो का क्या बनेगा? नेटो अलायंस की बुनियाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसे वादे पर रखी गई थी जिसे आर्टिकल 5 कहा जाता है। यानी अगर नेटो के किसी भी एक मुल्क पर हमला होता है तो इसे सब पर हमला समझा जाएगा और तमाम मेंबर कंट्रीज मिलकर जवाब देंगे। लेकिन यहां मसला यह है कि अगर हमला करने वाला खुद नेटो का सबसे ताकतवर मेंबर हो तो फिर क्या होगा? क्या इंग्लैंड, फ्रांस या कोई भी यूरोपियन कंट्री वाकई अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे? हकीकत यह है कि ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन लगता है। तो फिर अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो यह नेटो के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा? अगर हाँ, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज वाकई अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सामने खड़ी हो सकेंगी? और अगर इस कश्मकश में नेटो इत्तेहाद टूट गया तो फिर यूरोप को रूस से बचाने वाला कौन होगा?